हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मिनरल्स के बारे में जाना, मिनरल्स का जो डेफिनेशन है साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन लॉ में क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये जाना कि मिनरल के ओनर्स कौन होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग जो लोकेशंस है उसके हिसाब से मिनरल के ओनर्स अलग अलग होते हैं। कहीं पे जो लैंड ओनर है उनको ही मिनरल्स की ओनरशिप दे जाती है, दे दी जाती है। और मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो क्या है, जो मिनरल्स है वो क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मिनरल्स से रिलेटेड क्या पॉलिसीज आई और उससे जो है इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है वो कैसे लिंक्ड है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट जो है हम माइनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इसको। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल मतलब जो ज्योग्राफी वगैरह जो टॉपिक है उसमें जो सर्वे करती है इंडिया का, तो उसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड द माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री और स्टेट collect information of which minerals are found in which place and also assess the size of the deposit. Based on these GSI surveys, the government auctions area with the mineral deposits. Many companies participate in the auction. The company that wins the lease get the right to माइन द मिनरल डिपॉजिट ऑन दैट लाइन। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई है, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है या तो कंट्री का या तो जिस स्टेट में मिनरल डिपॉजिट्स है या जो कोई भी स्टेट है, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कौन सा मिनरल किस लोकेशन पे है, कितनी क्वांटिटी पे है, क्या साइज में वो डिपॉजिट वहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो सर्वे है उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, ऑक्शंस करती है। ऑक्शंस मतलब बोली लगवाती है, ठीक है, टेंडर्स निकलते हैं, बोली लगवाई जाती है, जिसमें जो भी कंपनी जो पार्टिसिपेट करती है ऑक्शन में, जिनको वो लीज मिल जाता है। लीज मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पे जो भी माइंस है उसमें माइंस में से जो मिनरल डिपॉजिट है उसको निकालने का हक मिल जाता है, तो वो वहाँ पे काम करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर यूजेस, तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके यूजेस के बारे में जानना है। तो अर्थ कंटेन मोर देन 3000 मिनरल्स, तो अर्थ में कितने मिनरल्स हैं, मोर देन 3000। ऑल दिस मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ है उसमें इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आयरन से स्टील बनता है, एल्यूमिनियम से आजकल बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं, फ्रेम बनते हैं, विंडो के जो फ्रेम बनते हैं वो बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे मिनरल है, सैंड भी मिनरल है, हमारा घर बनाने में यूज़ आता है, मार्बल मिनरल है, और भी बहुत सारे, कितने सारे 3000 मिनरल्स है। तो ऑल दिस मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इन इंडिया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 क्लासिफाइज मिनरल्स इनटू 4 कैटेगरी। और अगर हम ये एक रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, 1957 का एक रेगुलेशन माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के तहत देखें तो मिनरल्स को हम 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले होता है एटॉमिक मिनरल्स, यूरेनियम, थोरियम, इसके बारे में हमने साइंस में पढ़ा है। उसके बाद होते हैं मिनरल ऑयल और नेचुरल गैसेस। फिर उसके बाद मेजर मिनरल्स होते हैं जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जिनकी क्वान्टिटी अर्थ में ज़्यादा है, जैसे कि आयरन, कोल, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसका सब कॉम्पोजिशन होता है, और वो एक उसके बाद इनका पर्टिकुलर सब, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा अपने साइंस के चैप्टर्स में, ये सारे मिनरल्स के बारे में भी। तो उसके बाद माइनर मिनरल्स जो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि माइनर मिनरल्स नीडेड फॉर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल, सैंड, मैंशरी स्टोन, ये सब जो होते हैं ये माइनर मिनरल्स में आता है। तो मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर हम देखें तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जब जो कि हमने साइंस में पढ़ रखा है। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, थोड़ा लस्टर होता है। लस्टर मतलब थोड़ी चमक होती है, शाइन होती है, जिसका कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। तो मेटेलिक मिनरल्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 हो गए जो आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, पायराइट, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट, और ऐसे जिसमें आयरन नहीं होता। तो पहला जिसमें आयरन कंटेंट होता है और सेकंड जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, जैसे कि जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, तो ये सारे।
उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें जो अलग तरीके का, जिसमें लस्ट्रोसाइन होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारे। तो हमने मिनरल्स की कैटेगरी देख ली। अब उसके बाद देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो कौन से मिनरल्स किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितना पाया जाता है, ये हमको देखना है। तो इंडिया का जो मिनरल रिसोर्स है वो कौन से हैं? आयरन और कोल, क्रोमाइट, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, कॉपर, लेड, पेट्रोलियम, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको आयरन ओर के बारे में जानना है। आयरन मतलब लोहा। तो आयरन ओर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्रूड आयरन एंड सेवरल टाइप्स ऑफ स्टील्स। इट वुड नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट आयरन इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। तो आयरन जो है उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि क्रूड आयरन होता है, मतलब जैसे कील हो गया, ठीक है। कील से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कील ठोकते हैं, और भी जैसे औजार वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब क्रूड आयरन से बनता है। उसके पास कई तरीके के स्टील्स बनते हैं इससे। तो ये मतलब एक अतिशयोक्ति नहीं होगा आयरन को लेके, ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि हम ये बोले कि आज का जो मॉडर्न डेवलपमेंट है वो आयरन के ऊपर बेस्ड है। तो वन जस्ट नीड, तो कमेंट में बताएंगे, वैसे तो मैं इस तरीके का नहीं बोलती, कमेंट में बताएंगे कि आयरन आपके घर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपको क्या क्या पता है उसके बारे में। तो आप ये मेरे को बताएंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह पे आयरन यूज़ हुआ है। तो वन जस्ट नीड टू लुक एट द न्यूमरस यूज ऑफ आयरन एंड स्टील इन मॉडर्न लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। तो हम अगर देखें तो बहुत सारे यूज़ है आयरन और स्टील का हमारी लाइफ में, एग्रीकल्चर में, मॉडर्न लाइफ में, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में कई सारे टूल्स हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स हैं वो उसी से बने हुए होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीन है वो आयरन और स्टील से बनी हुई रहती हैं। वैसे ही जब कंस्ट्रक्शन होता है तो घर का कंस्ट्रक्शन में जो सरिया लगता है वो आयरन और स्टील, और ये और जो ग्रिल्स वगैरह हैं ये सब इससे बने हुए होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है। तो दिस इज़ वाई iron is produced in much greater quantity than other metals. Iron strength and hardness can be altered by mixing with other metals. तो इसलिए जो है आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है rather than अदर जो मेटल्स है उसको। आयरन में स्ट्रेंथ बहुत होता है, ठीक है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और हार्ड होता है। जो आयरन का जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। जैसे जैसे उसके अंदर जो कंपाउंड मिक्स किया जाएगा, एलॉय उसका बनाया जाएगा, उसके हिसाब से जो है आयरन की स्ट्रेंथ और हार्डनेस चेंज हो जाती है। उसके बाद प्योर आयरन ओर इज नेवर फाउंड इन नेचर। इन नेचर आयरन इज मिक्सड विद सल्फर, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, लाइम, मैग्नीशियम, सिलिका, टाइटेनियम एक्सेट्रा। तो अगर नेचर में हम देखें तो आयरन और कभी हमको एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा मिक्स्ड होता है, क्योंकि आयरन जो है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो सल्फर, फास्फोरस इनके साथ मिला हुआ मिलता है। तो आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिक्स्ड ओर बाय केमिकल प्रोसेस, और जो केमिकल प्रोसेस है इससे जो है आयरन को अलग किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द ओर, आयरन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। और जो परसेंटेज है आयरन का ओर में, ओर क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिससे जो है मिनरल्स को निकाला जाता है, ठीक है, वो एक रिएक्टेड फॉर्म में रहता है, और उसमें जब आयरन को निकाला जाता है तो 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में कितना 70% आयरन होता है। मैग्नेटाइट, इसमें 70.4% आयरन होता है। उसके बाद लिमोनाइट होता है जिसमें 59.63 आयरन होता है, और स्टीरलाइट होता है जिसमें 48.2% आयरन होता है। द मेजोरिटी ऑफ डिपॉजिट इन इंडिया आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो अगर हम देखें इंडिया में तो मेजोरिटी ऑफ द डिपॉजिट क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मतलब अच्छी क्वालिटी के आयरन है हमारे पास, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया हैज़ 1788 करोड़ टन्स ऑफ एस्टिमेटेड आयरन ओर रिजर्व्स। ये जब हम अप्रैल 1, 2010 का अगर डेटा की बात करें तो कितना आयरन रिजर्व है हमारे पास, 1788 करोड़ टन्स। तो हेमेटाइट ओर इज चीफली फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेटो। तो हेमेटाइट ओर की हम अगर बात करें तो ये कहाँ मिलता है, पेनिनसुलर प्लेटो में मिलता है। तो पेनिनसुलर प्लेटो क्या होता है, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है इसे पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है, जो कि हमने ज्योग्राफी के जो प्रीवियस चैप्टर्स है उसमें जाना था। द मेजर डिपॉजिट ऑफ हाई क्वालिटी हेमेटाइट ओर इज इन बायलाडीला रीजन, छत्तीसगढ़, बेलारी हॉस्पिटल एरिया ऑफ कर्नाटका, एंड
बूम सुंदरबन इन झारखंड उड़ीसा। तो ये सारी जगहों में जो है हेमाटाइट और जो है वो पाए जाते हैं, हाई क्वालिटी आयरन और पाया जाता है। तो ये ओपन कास्ट माइन है। तो ओपन कास्ट माइन क्या होता है, जहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है और ब्लास्टिंग के बाद जो मिनरल्स है उसको निकाला जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है वो फाउंड होता है कहाँ, कर्नाटका, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान एंड झारखंड। The decision to locate steel plant in Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha are influenced by the rich and economical value of valuable iron deposit in this state. तो हमारे जो स्टेट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, झारखंड में स्टील प्लांट है, उड़ीसा में है, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन डिपॉजिट यहाँ पे अवेलेबल है। Chhattisgarh has 26,476 million tons of iron ore reserve, which is 18.67% of India's total reserve. तो ये जो छत्तीसगढ़ है हमारा, वो 26 मतलब इतना जो मिलियन टन्स आयरन रिजर्व है ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। वो कितना होता है, टोटल इंडिया का 18.67% होता है। तो स्टेट में कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। तो जो आयरन ओर, जो हाई क्वालिटी आयरन ओर जो बैलाडीला में होता है, वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन रिजर्व है। तो बैलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ के सदर्न साइड में है। तो अदर डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि दंतेवाड़ा वाला जो एरिया है, दुर्ग है, कांकेर है और राजनांदगांव में है। उसके बाद हमको मैग्नीज के बारे में जानना है। तो मैग्नीज इज प्रोड्यूस्ड विथ आयरन टू मिक्सड विथ आयरन टू produce steel, and its major use is used in the iron steel industry. तो मैग्नीज का यूज क्या होता है, आयरन के साथ उसको बनाया जाता है, एक अलॉय बनाया जाता है जिससे स्टील बनाया जाता है। तो इसका मेजर यूज कहाँ हो गया, जो आयरन या स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे। तो स्टील contain 12 to 4% मैग्नीज, so almost all the manganese that is mined is used to produce steel. तो स्टील में 12 to 14% मैग्नीज होता है, इसलिए जितना भी मैग्नीज माइन किया जाता है वो स्टील के प्रोडक्शन में ही यूज़ किया जाता है, स्टील को बनाने में यूज़ किया जाता है। स्टील अलॉयड विद मैग्नीज इज स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। दिस स्टील इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट सच एज क्रशर्स विच इज यूज्ड टू ब्रेक रॉक्स इनटू डिफरेंट साइज ग्रैनुल्स। तो उसके बाद देखिए जो स्टील है उसको अलॉय किया जाता है। अलॉय मतलब अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है। तो स्टील को अलॉय किसके साथ किया जाता है, मैग्नीज के साथ किया जाता है। और इससे स्टील क्या जो रहता है, इससे बना हुआ जो इस अलॉय से बना हुआ जो स्टील रहता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्डर रहता है। और ये जो स्टील है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि क्रशर क्या होता है, जो पत्थरों को तोड़ता है। तो ये क्रशर्स को यूज़ किया जाता है, जिससे जो बड़े बड़े रॉक्स है उसको छोटे छोटे ग्रेवल्स में, छोटे छोटे जो गिट्टी में तोड़ा जाता है। तो अदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ मैग्नीज आर टू मैन्युफैक्चर ग्लास, क्ले, यूटेंसिल, प्लास्टिक, फ्लोर टाइल्स, ग्लास वार्निश एंड ट्राइसल बैटरीज। तो ये सारे प्रोसेसर्स में भी मैग्नीज का यूज होता है। तो इंडिया में 43 करोड़ टन ऑफ मैग्नीज एस्टिमेटेड मैग्नीज के रिजर्व्स हैं, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू की कब की है, 1 अप्रैल 2010 की। तो मैक्सिमम डिपॉजिट कहाँ फाउंड आउट होता है, उड़ीसा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ की जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 516 मिलियन टन्स ऑफ हाई क्वालिटी मैग्नीज रिजर्व है। और अदर डिपॉजिट जो स्टेट में है वो कहाँ पे है, मुलमुला, सेमरा और कोलिया टोला। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं और बिलासपुर में 516.66 मिलियन टन्स। उसके बाद क्रोमाइट ओर के बारे में हमको जानना है। तो क्रोमाइट इज द ओनली ओर ऑफ क्रोमियम। ठीक है, क्रोमाइट जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब जो ओर है, एक ही ओर होता है क्रोमियम का, वो क्या होता है, क्रोमाइट। तो मैग्नीज के साथ साथ ये चीफली क्या है, एलॉय बनाने के लिए यूज होता है। तो आयरन के साथ मिला के इसको क्या बनाया जाता है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि सिमिलरली मैग्नीज को यूज किया जाता है। तो स्टील को जब क्रोमियम के साथ अलॉय किया जाता है तो ये क्या होता है, ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होता है, मतलब उसमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ क्रोमियम ऑल्सो small quantities 3% of chromium also toughens steel and makes it suitable for manufacturing files, axes and hammers। तो ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है, जो हथौड़ा बनाया जाता है और कुल्हाड़ी बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती है। तो alloying slightly higher quantity 12 to 15 meters make steel heat to
tolerant and friction and corrosion resistant. This steel is suitable for manufacturing kitchen utensil, cutlery, machine bearings etc. और अगर हम 12 to 15% जो है क्रोमियम मिलाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, स्टील जो है वो ज़्यादा हीट टॉलरेंट हो जाता है, फ्रिक्शन टॉलरेंट हो जाता है, फ्रिक्शन मतलब घसता नहीं है जल्दी, और कोरिशन मतलब जंग लग जाना, उससे ज़्यादा रेसिस्टेंट मतलब उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधक, ठीक है, उसका हो जाता है। तो दिस स्टील इज सुटेबल। अब इससे क्या बनाते हैं, किचन के जो बर्तन होते हैं बर्तन हो गए, मशीन्स हो गए, कटलरी मतलब जो थाली हो जाता है, ग्लास हो जाता है, चम्मच हो जाती है, वो स्टील से बनाई जाती है। मशीन्स के बेयरिंग्स बनाए जाते हैं। और इफ निकल इज अलॉयड, और निकल को अलॉय कर दिया जाता है क्रोमियम के साथ में, तो स्टील जो है और रेसिस्टेंट हो जाता है, और इससे बाय स्टीम, ठीक है, स्टीम से फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, वाटर, ह्यूमिडिटी, एसिड्स, इससे भी वो रेसिस्टेंट हो जाता है। तो अलॉइंग टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलोबिडम and along with chromium produces stellite which is strengthens steel. This alloy steel is used to make components of high speed machine. तो जो high speed machines है वो इस तरीके के alloy से, stellite से बनाया जाता है। तो chromite is used in high temperature furnaces and in dyeing leather and textile industry. और अदर यूज क्या है, जो हाई टेम्परेचर फर्नेसेस है उसमें यूज़ किया जाता है, डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो इंडिया में 20.3 करोड़ टन्स ऑफ एस्टिमेटेड क्रोमियम के रिजर्व्स है। और बिगेस्ट डिपॉजिट कहाँ है, सुखिंदा वैली, कटाक और झंझपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। अब जो है माइनिंग्स में प्रॉब्लम क्या क्या आती है भाई, माइंस खुल गया, माइंस में फिर बढ़िया से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, तो इश्यूज कहाँ कहाँ पे आती है। तो सबसे पहला क्या होता है, जो माइन वर्कर्स होते हैं, जो माइन, ठीक है, जहाँ पे माइनिंग का वर्क हो रहा है वहाँ पे देखिए धूल, मिट्टी, डस्ट बहुत ज़्यादा होंगी। तो इससे क्या हो जाता है, इनको जो है ये बहुत ज़्यादा धूल डस्ट के कारण में रहने के कारण जो माइंस में काम करते हैं तो इनको लंग डिसीज बहुत ज़्यादा हद तक होने के चांस होते हैं। ससेप्टेबल मतलब वो लंग डिसीज का शिकार हो पाते हैं, होने के लक्षण उनको ज़्यादा होते हैं। और जो लैंड है जहाँ पे माइनिंग हुआ है उसको क्या कर दिया जाता है, लेफ्ट डिग्रेडेड मतलब उसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उस लैंडफिल को भरा नहीं जाता। तो इससे क्या हो जाता है, जो लीज होल्डर क्या करता है, डिग्रेड होता मतलब जो माइनिंग एरिया जब डिग्रेड हो गया तो क्या कर देते हैं, उसको डिग्रेड हो गया मतलब वहाँ पे माइन सब बचा नहीं, मिनरल्स वहाँ पे बचे नहीं। तो जो लीज होल्डर होते हैं जिनको लीज मिला था माइंस के लिए, तो वो क्या कर देते हैं, उस माइंस को वैसे के वैसे छोड़ देते हैं जब मिनरल डिपॉजिट खत्म हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, चाइल्ड, अडल्ट जो है उनको इंजरीज हो सकती है, वो उस गड्ढे में गिर सकते हैं और इवन उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये जो माइन शाफ्ट्स है वहाँ पे घुस जाने से। तो माइन शाफ्ट्स क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो है वहाँ जो मिनरल्स है उसको निकालने के लिए जमीन में बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदा जाता है, जैसे हम कुएं खोदते हैं या फिर बोर होता है उस तरीके का। तो ऐसा होने से जो है सेवरल 100 फीट डीप तक जो माइन शाफ्ट्स है वहाँ पे गिरने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो माइनिंग अल्टर्स द ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द एरिया। सो अपार्ट फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट, रिवर, स्ट्रीम्स ऑल्सो अफेक्टेड। तो माइनिंग से जो ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें फर्क आता है, और जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो नदी का जो रास्ता है उसमें भी फर्क आता है। साथ ही साथ जो लैंड है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, इसको भी अफेक्ट पड़ता है। तो जो डिब्रीज जो गड्ढे बनते हैं जहाँ पे मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वहाँ पे जो डेब्रीज बन गई है, गड्ढे बन गए हैं, और वो रिवर वैलीज में डंप कर दिया जाता है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डेब्रीज, ठीक है, जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो कचरा बचता है तो उसको क्या किया जाता है, रिवर वैलीज में जाके डंप कर दिया जाता है, एक डंपिंग जोन होता है वहाँ पे डंप किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो नदियों का जो रास्ता है, ठीक है, रिवर वैली है, ये रिवर वैली यहाँ पे हम लगातार जो है मिनरल्स का यूज करने के बाद जो भी माइंस से जो मटेरियल निकाला जा रहा है, उससे जो मिनरल्स निकालने के बाद जो रेसिड्यू बना उसको डेब्रीज कहा जा रहा है, उसको वहाँ पे हम छोड़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो रिवर का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इससे फ्लड्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट इन गोवा, कर्नाटका, बॉक्साइट इन छत्तीसगढ़, Odisha, coal in Madhya Pradesh and open cast limestone mines in Uttar Pradesh are located
allocated mountain slopes on rivers river sources. Many minerals are found in river basin, जो river basins में भी मिलते हैं. जैसे 80% ऑफ कोल कहाँ है? झारखंड, रिवर वेस्ट बंगाल में है, दामोदर रिवर वैली में है, महानदी और ब्रह्मणी रिवर्स में बहुत ज़्यादा कोल के डिपॉजिट है. मीका जो है राजस्थान के सांबर, लूनी और चंबल रिवर वैलीज में है. तो ये जो है इससे भी जो माइनिंग जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है. उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन. ठीक है, शहरीकरण होने के कारण जो है लास्ट डेकेड मतलब लास्ट के जो 10 सालों में है, इससे सैंड और बिल्डिंग स्टोन्स की क्या है? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो सैंड माइनिंग जो रिवर्स में हम करते हैं, जैसे सैंड जो निकाला जाता है रिवर से, इससे क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है रिवर बेड्स में. सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? मिट्टी का जम जाना. और इससे क्या होता है? रिवर का फ्लो जो है वो हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है. रिवर का जो बैंक है वो इरोड होने लग जाता है. जैसे कि ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे से रेती निकाली जा रही है. तो रेती निकाली जाने से क्या होगा? आसपास का जो एरिया है वो यहाँ पे भरना चालू होगा क्योंकि नदी है. और एक्सेसिव इस तरीके से सैंड माइनिंग करने से हेवी सेडिमेंटेशन जो है कर्नाटका बांद्रा रिवर, छत्तीसगढ़ के संखजनी रिवर में हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है. उसके बाद मैप दिया गया है जिसमें कि कोयले के जो खदान है, ये वाले हैं, ये कोयले के खदान है. उसके बाद ये कोल का माइंस है. ऑयल फील्ड्स है, ऑयल फील्ड्स आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा और ये गुजरात वाले एरिया में और ये मुंबई के पास वाले एरिया में. उसके बाद है मेजर नेचुरल गैस रिजर्व. ठीक है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स भी ओशियंस और रिवर्स में मिलती है. तो ये इस एरिया में है और ये इस एरिया में है, इस एरिया में है, इस एरिया में है. ठीक है, यहाँ पे है. और उसके बाद यूरेनियम जो है ये यहाँ पे है और एक आपका राजस्थान वाले एरिया में है और पास ये 2 जगह दिख रहा है हमको. तो इस तरीके से मैप में हमको बताया गया है. उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आयरन ओर के फील्ड्स बताए गए हैं. ये आयरन ओर के फील्ड्स हैं, आयरन ओर के माइंस हैं. उसके बाद आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, जहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है. तो विशाखापट्टनम से एक्सपोर्ट होता है, तो बायलाडीला का यहाँ पे से एक्सपोर्ट होता है. मेरे ख्याल से, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं, चाइना या जापान जाता है ये. मैग्नीज का है और उसके बाद कॉपर दिया हुआ है, बॉक्साइट दिया हुआ है. तो ये आपका मैप में बताया गया है. उसके बाद हमको टंगस्टन के बारे में देखना है. तो टंगस्टन के बारे में आपने कभी ना कभी तब पढ़ा होगा जब हम जो फिलामेंट्स होते हैं ना, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है. तो टंगस्टन इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग एलॉय स्टील. तो ये भी टंगस्टन भी जो है एलॉय स्टील बनाने के काम आता है. तो ये स्टील को स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है और उसको एनहांस करता है. कंप्रेशन मतलब जो जंग लगने का जो प्रोसेस होता है उससे एनहांस करता है. और क्रैश मतलब टूटने में भी ना टूटे ऐसे टाइप का उसको प्रॉपर्टीज देता है. तो टंगस्टन अलॉयड स्टील इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी कटिंग एंड स्टोन ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स. तो टंगस्टन अलॉयड स्टील जो है हाई क्वालिटी स्टील होता है और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो भी इक्विपमेंट्स बनता है जैसे कटिंग और ड्रिलिंग प्रोसेस में, उसमें यूज़ किया जाता है. जैसे कि ड्रिल मशीन्स वगैरह हो गई, वो सब में, और बड़े बड़े जो मशीन्स और रहते हैं उसमें. तो टंगस्टन, कोबाल्ट एंड क्रोमियम मिक्स्ड स्टेलाइट इज यूज टू मेक आर्मर प्लेट्स, गन्स, आर्मर पियर्सिंग स्टील एक्सेट्रा. तो ये जो है टंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम, ठीक है, मिक्स्ड स्टेलाइट ये जो अलॉय बन रहा है, इससे क्या बनते हैं? हथियार वगैरह बनाए जाते हैं. तो आर्मर प्लेट जो होता है, ठीक है, जो आर्मर प्लेट वगैरह होता है, आर्मर प्लेट मतलब जो आपने देखा होगा जो सिपाही वगैरह के पास जो प्लेट्स वगैरह होते हैं जिससे वो मतलब अपने शरीर को ढकते हैं ताकि गोली वगैरह उनको ना लगे. गन्स वगैरह हो गया, फिर आर्मर पियर्सिंग शेल्स वगैरह हो गया, उसमें यूज़ किया जाता है. तो टंगस्टन इज ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स फॉर बल्ब्स एंड ट्यूब्स बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसलिए टंगस्टन यूज होता है. नो अल्टरनेटिव हैज बीन फाउंड येट टू मेजर टंगस्टन फिलामेंट एबिलिटी टू टर्न इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट. तो टंगस्टन फिलामेंट का कोई भी अभी तक क्या है? दूसरा विकल्प नहीं निकला है. तो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है. उसके बाद टंगस्टन डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिलता है हमको? राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में. उसके बाद हमको कॉपर के बारे में देखना है. तो कॉपर के क्या बनते हैं? वायर्स बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं. कॉपर का पानी पीना बहुत अच्छा होता है. कॉपर के बर्तन बनते हैं. कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत ही अच्छा होता है, हमारे शरीर को भी
कॉपर की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमंस हैव बीन यूजिंग कॉपर सिंस एंशिएंट टाइम। ब्रॉन्ज वाज मेड बाय अलाउइंग कॉपर विद टिन। तो ह्यूमंस जो है वो कॉपर बहुत बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। एंशिएंट टाइम्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ब्रॉन्ज की मूर्तियां मिली हैं। तो ब्रॉन्ज जो है वो क्या है, अलॉय होता है कॉपर और टिन का। तो कॉपर अलॉयज वेयर यूज टू मेक ब्रास, ठीक है, कॉपर को टिन के साथ मिला के अलॉय बना के ब्रास कॉपर को अलॉय करके, ठीक है, ब्रास बनाया जाए, विच इज यूज टू मिंट कॉइन्स। इसलिए कॉइन्स भी बनाए जाते थे, कॉपर के कॉइन्स। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आने बाद 19th सेंचुरी में द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैनफोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज रेसिस्टेंट टू केमिकल एरोशन। तो क्या है, देखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बाकी मेटल्स भी होते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें जंग लगने का चांस रहता है। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है उसमें इरोशन नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगता, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। तो एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो मोर देन हाफ the copper produced is used in energy and industry. Copper mixed alloys are used to manufacture telephone, radio, rail equipments, refrigerators and other household items, aeroplanes, ships as well as war material. तो ये copper mixed alloys है, इनका ये सारा यूज़ है। और मेन यूज़ क्या है, जो हमारे घर में वायर्स वगैरह होते हैं, अगर आपके घर में कोई पुराना वायर उसको काट करके देखिए तो फिर आपको एक इस तरीके का जो कलर का आपको मेटेलिक कलर का आपको दिखेगा, वो क्या है, कॉपर है। और ये बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो कॉपर रिजर्व्स are been explored in many parts of the country. India has estimated 155 crore tons of copper reserve, but the copper production is low than demand, so copper is important. तो copper reserves जो है भी एक्सप्लोर किया गया हमारी कंट्री में। तो इंडिया में 155 करोड़ टन्स ऑफ कॉपर रिजर्व है, लेकिन ये जो कॉपर रिजर्व है ये जो हमारी कंट्री की डिमांड है उसको पूरी नहीं करती। इसलिए जो कॉपर है वो बाहर के कंट्री से क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है। तो लार्जेस्ट कॉपर डिपोजिट कहाँ कहाँ पे है, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। स्मॉल कुछ डिपोजिट गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में है। तो 37% ऑफ इंडिया को जो कॉपर डिपोजिट है वो कहाँ है, झारखंड में। तो मलाजखंड कॉपर माइंस इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये फेमस है इंडिया में, मलाजखंड कॉपर माइंस। उसके बाद हमको लेड के बारे में जानना है। तो लेड इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो लेड जो है बैटरीज वगैरह में यूज होता है। तो लेड क्या है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। तो ये क्या होता है, हैवी होता है, सॉफ्ट होता है और मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब इसको जल्दी से, मतलब ठोस नहीं होता है, ठीक है, आप उसको अगर हाथ से वो करेंगे तो पिचक जाए, ऐसा टाइप का। तो इट इज लार्जली यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है, स्टोरेज, बैटरीज में यूज होता है और इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी यूज होता है। तो केमिकल इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। इंपॉर्टेंट कंज्यूमर मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज है। तो लेड से क्या मैन्युफैक्चर होता है, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, कलर्स, प्लास्टिक्स और इंसेक्टिसाइड्स भी बनाए जाते हैं। तो इंडिया में 1 करोड़ टन्स ऑफ एस्टिमेटेड लेड रिजर्व्स हैं। राजस्थान जो है उसमें सबसे ज़्यादा लेड का डिपॉजिट है। उसके बाद हमको बॉक्साइट के बारे में जानना है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बॉक्साइट इज द मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो इंडिया में अबंडेंट रिजर्व्स है, बहुत सारे रिजर्व्स है बॉक्साइट के। तो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ने एस्टिमेट किया है कि बॉक्साइट के रिजर्व कितने हैं, 348 करोड़ टन्स है 2010 में। तो अबाउट हाफ दिस रिजर्व्स कहाँ पे है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसमें भी बॉक्साइट के डिपॉजिट है। तो लार्ज डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं, कलांदी, कोरापुट, संबलपुर, बोलांगीर, केओंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, शहडोल, मंडला, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सरगुजा, कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये सारे एरियाज में जो है बॉक्साइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी सोर्स है हमारी कंट्री का, कोयला के बारे में आपको जानना है। तो कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया। इनिशियली कोल वाज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। पहले क्या है, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जब कोल की खोज हुई तो कोल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। इट फॉर्म द बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी के आते आते ये क्या बन गया, एक बेस बन गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो इट्स
industrial use led to many significant changes. In 18th century it was used to smelt iron ore and produce steel. अब भाई जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चालू हुआ 18th सेंचुरी में, तो इसके यूसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट उसके बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए। तो 18th सेंचुरी में इसको क्या है, आयरन ओर को स्मेल्ट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी भट्टी होती है जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उसमें जो है आयरन ओर को पिघलाया जाता है, उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए यूज हुआ करता था और इसको स्मेल्ट करके स्टील बनाया जाता था। उसके बाद स्टीम इंजन जो है, जो रेलवेज के स्टीम इंजन थे, उसमें कोयला का यूज किया जाता था ताकि वो ट्रेन को पुल कर सके। प्रोपेल शिप्स एंड रन मशीन्स, इसके लिए भी यूज किया जाता था। तो कोल जो है आजकल आज के डेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है। उसके बाद जो है हमको देखना है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या एस्टिमेट करता है 2007 में कि कंट्री में 23,500 करोड़ टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स हैं, जो कि कितने डेप्थ तक है, 1200 मीटर्स के डेप्थ तक हैं। उसके बाद देयर इज ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स एस्टिमेटेड कोल रिजर्व, ठीक है। तो ये जो है 23,500 करोड़ टन्स का जो कोल रिजर्व है हमारी कंट्री में, जो कि डेप्थ 1200 मीटर तक जाता है, ये पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1% है। तो इंडिया जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है 50 to 20 करोड़ ऑफ टन्स एनुअली बाहर से, ठीक है। तो इंडिया मेनली हैज bituminous gold which is not very high quality because of its high carbon content, does not exceed 55%, and they have a high content of vaporizing material and ash। तो इंडिया के पास जो कोल है वो क्या है, बिटुमिनस कोल है। तो इसका जो कॉपर कंटेंट क्या होता है, 55% से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका और क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये मटेरियल को वेपोराइज कर देता है और ऐश ज़्यादा छोड़ता है। तो मेजर जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारे कंट्री में, ये 4 रिवर बेसिस में होता है ईस्टर्न डेक्कन में। तो दामोदर वैली हो गया, कोल बेल्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सन वैली हो गया, कोल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। महानदी बेसिन हो गया, कोल बेल्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। गोदावरी बेसिन हो गया, कोल बेल्ट ऑफ साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इतना सारा हमने जाना। उसके बाद जो है हमको पेट्रोलियम के बारे में जानना है। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल ये हमको प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम इज द मेजर एनर्जी सोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मेजर एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, पेट्रोलियम है। तो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडिया प्रोड्यूसेस 4 करोड़ टन्स ऑफ पेट्रोलियम इन 2015। तो आप पेट्रोलियम का यूज किस में होता है, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी होता है। और इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, 4 करोड़ टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया था 2015 में। इट वाज लेस देन द क्वार्टर ऑफ आवर कंजप्शन। और ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंजप्शन का कितना है, 1/4 है। So hence the country has to import large quantity of petroleum and petroleum products. In 2015, 19 करोड़ tons of petroleum and petroleum products were imported. अब देखिए ये जो 4 करोड़ tons जो हमारी कंट्री में उत्पाद होता है इसका, ये हमारा 1/4 ऑफ जो टोटल कंजप्शन है उसका सिर्फ 1/4 है। तो इसलिए हमारी कंट्री को क्या करना पड़ता है, बाहर से जो है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और 2015 की हम लोग बात करें तो 19 करोड़ टन्स ऑफ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसको बाहर से इंपोर्ट किया गया। तो इसमें हमने जो 5% ऑफ आवर GDP है पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में ही यूज़ किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद डिगबोई, इंडियाज ओल्डेस्ट पेट्रोलियम वेल एंड ऑयल रिफाइनरी। तो डिगबोई में जो है, डिगबोई असम में है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट पेट्रोलियम का कुआं है ना, पेट्रोलियम का वेल है और एक ऑयल रिफाइनरी भी है यहाँ पे। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया बिगैन इन 1866 व्हेन फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन अपर असम बेसिन। ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन मतलब ऑयल की खोज, तेल की खोज इंडिया में कब स्टार्ट हुई, 1866 में। और फर्स्ट ऑयल का तेल का कुआं कहाँ मिला, अपर असम बेसिन में। हाउएवर द फर्स्ट रिजर्व वेर फाउंड इन 1890 एट डिगबोई वेयर अ रिफाइनरी वाज सेट अप इन 1893। तो सबसे पहला रिजर्व कहाँ फाउंड आउट हुआ, 1890 में डिगबोई में, और यहाँ पे ही रिफाइनरी स्टार्ट हुआ 1893 में। तो आसाम इंपोर्ट्स कंपनी वाज सेट अप इन 1899। Subsequently, exploration was undertaken in other location. A reserve was discovered at नाहरकटिया इन 1953। और उसके बाद जो है असम इंपोर्ट्स कंपनी सेटअप हुई इन 1899 में। और उसके बाद कई सारे एक्सप्लोरेशन मतलब खोज हुई और
एक रिजर्व फाउंड आउट हुआ, नहर कतिया करके जगह है वहाँ पे 1953 में। तो प्रोडक्शन इन अंकलेश्वर एरिया वडोदरा और गुजरात इन 1960, और उसके बाद जो है अंकलेश्वर एरिया वडोदरा गुजरात में 1960 में फाउंड आउट हुआ। तो इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन efforts were taken after 1961. Many reserves were identified in the state. New areas were identified in Assam as well. As a result, the production increased rapidly from 5,13,000 tons in 1961 to 63,11,000 टर्न्स इन 1975। तो बहुत सारे जो है ऐसे एक्सप्लोरेशन हुए जिसमें नए नए जो ऑयल रिजर्व्स है वो फाउंड आउट हुए, तो उससे क्या है जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। तो ऑफशोर ड्रिलिंग बिगैन इन 1917 इन गुजरात अलियाभट्ट। बॉम्बे हाई was discovered in 1975. The production began the following year. तो ऑफशोर ड्रिलिंग मतलब शोर के बाद में जो ड्रिलिंग हो रही है उसे ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है, मतलब शोर के बाहर जो ड्रिलिंग हो रही है उसे, ठीक है। तो 1970 में ये गुजरात में फाउंड आउट हुआ, उसके बाद बॉम्बे हाई कहा 1975 में, ये उसके बाद वाले ईयर में फाउंड हुआ। तो फिर उसके बाद कांस्टेंट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि जो पोटेंशियल रिजर्व्स है कावेरी कृष्णा गंगा बेसिन में वो फाउंड आउट हो सके। कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ पे फाउंड आउट होता है। तो प्रोडक्शन कहाँ से इनिशिएट हुआ, ये एरियाज में भी इनिशिएट हुए। तो लार्ज रिसर्व्स फाउंड आउट हुए राजस्थान के बर्मा डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इंडिया का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो एस्टिमेटेड कितना है 1700 करोड़ टन्स है। और ये क्या इंक्लूड होता है, लैंड में और ऑफशोर। लैंड में जो जमीन में मिल रहा है, और ऑफशोर मतलब जो समुद्र का किनारा है उसके बाद आगे में जो मिल रहा है। तो इस रिजर्व्स में 4 रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आपका गुजरात, फिर थर्ड बॉम्बे, और उसके बाद ईस्ट कोस्ट रीजन। उसके बाद हमको यूरेनियम और थोरियम के बारे में जानना है। तो यूरेनियम और थोरियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो बोथ एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। तो ये एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर के लिए यूज किया जाता है। तो यूरेनियम सोर्सेस आर वेरी लिमिटेड, ठीक है, इंडिया में बहुत लिमिटेड है। और इस मिनरल को क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन लार्ज रिसर्व्स जो है वो फाउंड आउट हुए हैं तुम्बाल पेल और भीमा रिवर जो है, रिवर वैलीज कर्नाटका में पिछले कुछ सालों में। वैसे ही थोरियम जो है वो केरला कोस्ट में फाउंड आउट हुआ है। तो सिंस थोरियम रिजर्व्स आर अबंडेंट, तो थोरियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो इंडिया ट्राई कर रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर यूज़ कर सके थोरियम को यूज़ करते हुए। तो गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये न्यूक्लियर पावर है, इसका गलत उपयोग करके कोई गलत चीज़ें भी बना सकता है। तो ये मिनरल्स जो है वो उसकी माइनिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पास ही होती है। उसके बाद हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जानना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।